Morning students, today we are going to start chapter number 4 from our book 2nd, that is the strategy of industrial growth from 1947 to 1919, in which we are going to study the importance of industry, which is our first topic, importance of study. Industry plays an important role in the context of growth and development of the country. इंडस्ट्री जो है काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कंट्री की डेवलपमेंट में, कंट्री की ग्रोथ में. अब कैसे ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इसके जो पॉइंट्स है ये हम अब यहाँ पे स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ग्रोथ का जो है ये मेन सेंटर पॉइंट है. इसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ है वो होती है. एज GDP राइजेज देयर इज़ अ स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडस्ट्री. इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री की ग्रोथ की वजह से GDP जो है, ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ होता है, उसमें बढ़ावा आता है, राइज होता है, जिससे कि जो क्यों होता है, जिससे कि स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन, जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो भी, उसमें भी डेवलपमेंट होती है. इंडस्ट्री स्टार्ट रिप्लेसिंग एग्रीकल्चर एज द इंजन ऑफ ग्रोथ. कह रहे कि अब जो जहाँ पे 70% जो है लोग हैं इंडिया की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी, वो अब धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ की तरफ आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ की भी डेवलपमेंट हुई है. दिस इज़ बिकॉज अनलाइक एग्रीकल्चर industry produce a wide range of goods which the consumer would like to consume as their income rise. क्योंकि अब इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं उसकी बजाय जो इंडस्ट्रियल गुड्स है लोग उसकी ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हो रही है और लोगों की भी इनकम में बढ़ावा आ रहा है. द राइज इन डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स कंसिक्वेंट अपॉन अ राइज इन द इनकम एज इज़ ऑलवेज वेरी मॉडेस्ट. क्या कि अब जैसे जैसे एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली उनकी इनकम भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वो अपनी जो ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ें हैं, नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, उसे भी फुलफ़िल कर सकते हैं. इंडस्ट्री रिप्लेसेस एग्रीकल्चर एज एन एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ. जैसे जैसे इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर को रिप्लेस करती जा रही वैसे वैसे इंडस्ट्री के साथ साथ हमारी इकॉनमी भी डेवलप हो रही है. सेकेंड इज़ अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जैसे जैसे अब इंडस्ट्रीज़ में इंक्रीमेंट हो रहा है, राइज़ हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है, वैसे ही जो इंडस्ट्रीज़ में जो वर्क फोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट के जो काफ़ी सोर्सेज है वो भी जनरेट हो रहे हैं. सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग. अब फार्मिंग के लिए भी काफ़ी मैकेनाइज्ड, मतलब कि मैकेनिकल तरीक़ों का यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए फार्मिंग के लिए. पहले लोग हाथों से या केटल्स से जो है वो इरिगेशन करते थे, सारा काम करते थे, एग्रीकल्चर रिलेटेड सारी जो एक्टिविटीज़ है वो या तो खुद से करते थे या फिर उन्हें केटल्स की ज़रूरत पड़ती थी. पर अब जो है वो ट्रैक्टर्स को, थ्रेशर्स को, हार्वेस्टर्स को यूज़ करते हैं, मशीन्स को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल जो कैपिटल गुड्स है उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है और उससे भी इंडस्ट्री जो हमारी इकॉनमी वो डेवलप करती है. इम्पार्ट्स डायनामिज़म टू ग्रोथ प्रोसेस. ये क्या करती है कि पूरी इकॉनमी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर से जो डेवलपमेंट हो रही है, नो डाउट कि इससे बहुत डेवलपमेंट होती है एग्रीकल्चर से, पर एग्रीकल्चर में भी अब इंडस्ट्रियल गुड्स को यूज़ करना शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो गई है. नेक्स्ट इज़ द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन मतलब अर्बनाइजेशन. जैसे जैसे लोग इंडस्ट्रीज़ में उनको वर्क मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो रही है, वैसे वैसे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी अर्बनाइज होना शुरू हो गया है. इंडस्ट्रीज़ की वजह से पीपल जो है ज़्यादा कॉन्शियस हो गए अपनी लाइफ की क्वालिटी की तरफ. वो अपना हायर एजुकेशन अचीव करने की कोशिश करते हैं, स्किल्स इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, ताकि उन्हें अच्छी इंडस्ट्री में, अच्छे पोस्ट पे जॉब मिल सके. नेक्स्ट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ. अब जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे सामान को लाया जाता है, ले जाया जाता है, जिसकी वजह से रोड्स की डेवलपमेंट होती है. रोड्स के साथ साथ वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन की भी डेवलपमेंट होती है, जिससे वो मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं. इसी के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी वजह से ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी डेवलपमेंट होती है. नेक्स्ट इज़ द इंडस्ट्रियलाइजेशन सेनिक्यूनॉन ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक डिस्टर्ब्ड जो है वो डेवलपमेंट हो रही है उसकी इकॉनमी की, जिसकी वजह से क्या है कि हमारी कंट्रीज़ जो है अनडेवलप्ड कंट्री से अंडर डेवलप्ड कंट्री में आ रही है, और अब डेवलपिंग
डेवलपिंग कंट्री में आ रही है कि अब वो उसकी डेवलपमेंट जो है बाकी कंट्रीज़ के बराबर हो रही है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इज़ नाउ अ वेरी मच डेवलपिंग कंट्री, जो कि काफ़ी स्पीड से अपनी, क्योंकि उसमें इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और डेवलपमेंट हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री। नेक्स्ट इज़ द फैक्टर्स नेसेसिटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इस पॉइंट में हम क्या डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ज़रूरी है पब्लिक सेक्टर की तरफ से ताकि इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हो सके। अलॉन्ग विद द नीड ऑफ डेवलप इंडस्ट्री एज द एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, द प्लानर एंड द पॉलिटिशियन आल्सो रियलाइज्ड दैट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कुड नॉट बी लेफ्ट to the market forces of supply and demand. Also, it could not be left to the wisdom of private entrepreneurs. Direct participation of the state was considered essential in the view of following factors. कह रहे हैं कि इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स वाले लोगों के लिए ना रह जाए, वो सिर्फ प्राइवेट जो रिच पीपल्स है सिर्फ उनको ना उनकी डेवलपमेंट ना करे, उनकी ग्रोथ ना करे, बल्कि ओवरऑल इकॉनमी की डेवलपमेंट के लिए जो पब्लिक सेक्टर की पार्टिसिपेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है? नंबर फर्स्ट इज़ अ लैक ऑफ कैपिटल, कि प्राइवेट सेक्टर के पास कई बार कैपिटल प्रॉपर नहीं होती। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है। अब टाटा बिरला ही हैं जो इंडिया में जिन्होंने इंडस्ट्रियल हाउसेज जो हैं वो इस्टेब्लिश किए थे। ओवरऑल वैसे तो देखा जाए तो इंडिया में कैपिटल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर सके, तो इस वजह से जो ये कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट बिजनेसेस हैं, छोटे बिजनेसेस हैं या मीडियम टर्म बिजनेसेस, उनको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कैपिटल की नीड जो रिक्वायरमेंट है वो पब्लिक सेक्टर उसे पूरा करते हैं, और जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर की ज़रूरत है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करने की, ताकि वो लोगों की जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल कर सके। नेक्स्ट इज़ द लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट। द प्राइवेट इन्वेस्टर लैक्ड इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, इट वॉज ओइंग अ लिमिटेड साइज़ ऑफ मार्केट, क्योंकि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज उनकी जो मार्केट साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है, जिसकी वजह से वो उनकी डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड है वो भी काफ़ी कम रहती है। पर जो अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जाए, पब्लिक की तरफ से इन्वेस्टमेंट की जाए, तो लोगों को उसके बारे में ज़्यादा पता लगेगा, लोग जो हैं ज़्यादा उसका जो सर्कल है इन्वेस्टमेंट का लोगों का वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। पब्लिक जो ये काफ़ी वाइड रेंज हो जाती हैं, जिससे क्या होता है अकॉर्डिंगली पब्लिक एंटरप्राइज फॉर द ऑब्वियस चॉइस टू इनिशिएटिव प्रोसेस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज। अगर हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन लानी है तो हमें पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे, एक तो ये कैपिटल हमारी ज़्यादा इन्वेस्ट होगी, और नंबर सेकेंड जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है वो भी एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो क्रिएट कर सकती हैं। नेक्स्ट इज़ अ ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। अब जो सोशल जस्टिस क्या हो गया कि ये नहीं कि सिर्फ एक ही सेक्टर की डेवलपमेंट हो रही है, रिचर सेक्टर की डेवलपमेंट हो रही है, पूरा सेक्टर जो है वो पीछे रह जाएगा। अब पब्लिक सेक्टर अगर इन्वॉल्व होगा इसमें, तो पब्लिक सेक्टर में क्या होगा कि सारे पूरी स्टेट की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जिसकी वजह से जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट करनी है तो उसमें भी हेल्प मिलेगी, इन्वेस्टमेंट होगी। और अगर किसी कोई गरीब पर्सन है तो उसे मतलब गरीबों की भी इसमें डेवलपमेंट की जाएगी। नेक्स्ट इज़ IPR 1956, दैट इज़ अ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, अ डिक्लेरेशन ऑन लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट। Industrial Policy Resolution 1956 was a clear declaration of the government of leading role of the government in the process of industrialization। क्या कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है 1956 में जो डिक्लेयर किया गया था, उसे साफ दिया गया कि गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो कैसी होगी। The resolution laid a roadmap of the second 5-year plan, and also it was a milestone on achieving growth of the social justice। इस जो सेकेंड 5-year प्लान है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में एक प्रॉपर रोड मैप बताया गया था, एक ब्लूप्रिंट दिया गया था उन्होंने क्या काम करने हैं, ताकि इससे जो सोशल जस्टिस है वो भी अचीव, ये वाला टारगेट सोशल जस्टिस का टारगेट भी अचीव हो सके। अब इसमें फॉलोइंग प्रिंसिपल्स जो है, प्रिंसिपल एलिमेंट्स है वो हम स्टडी करेंगे कि 1956 जो IPR 1956 था उसमें कौन से प्रिंसिपल जो है वो ध्यान में रखने की बात की गई थी। नंबर फर्स्ट इज़ अ थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दोज
which would be established and developed exclusively as public sector enterprise. These include atomic energy, डिफेंस एंड रेलवे। क्या कि पहले तो वो इंडस्ट्री है उसे इस्टेब्लिश किया गया जिसमें एटॉमिक एनर्जीज होती हैं, डिफेंस होती है और पब्लिक सेक्टर है जिसमें मैक्सिमम पार्ट जो है वो पब्लिक सेक्टर का होता है। दोज विच कुड बी एस्टेब्लिश बोथ एज अ प्राइवेट एंड अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। However, the private sector was play the only secondary role. New enterprises were to be established preliminary in the public sector. This category include fertilizers industry, mining industry. अब सेकेंड टाइप है जिस जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का कम्बिनेशन है जिसमें पब्लिक सेक्टर का मेन रोल है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो सेकेंडरी रोल इसमें प्ले करती है। और इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं? फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री आती है, माइनिंग इंडस्ट्री आती है, फिशिंग इंडस्ट्री आती है। थर्ड है ऑल इंडस्ट्रीज अदर दैन कैटेगरी 1 and 2 वर लेफ्ट इन द प्राइवेट सेक्टर। अब बाकी जो इंडस्ट्रीज़ है वो किस में आती है? प्राइवेट सेक्टर, जिसमें 99.9% पार्ट जो है प्राइवेट सेक्टर का होता है। दस IPR क्लियरली इम्प्लाइड दैट द स्टेट वाज टू स्प्रेड हेड स्पॉन्सर द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इकॉनमी। इसमें बताया गया कि पब्लिक सेक्टर का किस में कितना पार्टिसिपेशन रहेगा। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्री इन द प्राइवेट सेक्टर कुड बी एस्टैब्लिश ओनली थ्रू अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कोई भी इंडस्ट्री जो एस्टैब्लिश होगी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके ही होगी। द बेसिक आइडिया ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी वाज टू एनकरेज इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। और ये लाइसेंस का जो मेन मोटिव है वो क्या था कि लोग जो हैं जिन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगानी है वो बैकवर्ड रीजन्स में लगाएं ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा और बैकवर्ड जो एरियाज़ है, बैकवर्ड जो रीजन्स उनकी भी डेवलपमेंट हो सकें। नेक्स्ट इज़ एन इंडस्ट्रियल कंसेशन। द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर वर ऑफर्ड मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री कंसेशन। काफ़ी इंडस्ट्री कंसेशन जो है उन्हें प्रोवाइड किए गए ताकि वो कंट्री के बैकवर्ड रीजन्स में जाके अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करें। अब कैसे कैसे उन्हें कंसेशन प्रोवाइड किए गए? लाइक टैक्स हॉलीडे, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर सम टाइम, कि कुछ टाइम के लिए वो टैक्स जो अपना लेट पे कर सकते हैं। टैक्सेस को लाइक अगर 31 मार्च जो है लास्ट डेट थी पे करने के लिए, उन्हें 1 या 2 मंथ्स जो एक्स्ट्रा दिए जाते थे ताकि वो टैक्सेस का उन्हें बेनिफिट मिल सके कि अगर उनके पास पेमेंट नहीं है तो उसे तो कुछ देर तक भी पे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द सब्सिडीज़ पावर सप्लाई, कि पावर सप्लाई उन्हें छूट मिल जाती है, सब्सिडाइज मिल जाती है, सस्ती पावर सप्लाई मिल जाती है जिसकी वजह से वो अगर वो विलेजेस में या बैकवर्ड एरियाज़ में अगर इंडस्ट्री लगाते हैं तो उन्हें पावर सब्सिडीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट गोल्स, एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट करनी है, अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट द गोल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। अब जो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है क्या है कि हमने इक्विटी और एम्प्लॉयमेंट के गोल्स को प्रमोट करना है। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड 2 ब्रॉड डायमेंशंस, की जो 2 ब्रॉड डायमेंशंस थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। फर्स्ट वन इज़ अ ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी ग्रोथ करनी टू जनरेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ताकि दूसरी इंडस्ट्रीज़ को जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की जा सकें। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री में किसकी ग्रोथ की बात की गई है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाए। सेकेंड इज़ द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड डिसाइड सोशल जस्टिस। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ की जाए ताकि लोगों में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो पैदा हों और सोशल जस्टिस जो है उसे भी ध्यान में रखा जाए। अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ प्रेजेंटली डिफाइंड एज वन हुज इन्वेस्टमेंट डजंट एक्सीड टू 5 करोड़। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्होंने बताया कि वो इंडस्ट्रीज़ होती है जिसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होती। एट द बिगनिंग ऑफ प्लानिंग, जब प्लानिंग स्टार्ट हुई थी, इट वॉज डिफाइंड एज वन हुज इन्वेस्टमेंट डिडंट एक्सीड ₹5 लाख। क्योंकि जब स्टार्टिंग ये प्लानिंग की स्टार्टिंग हुई थी 1951 से, तब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी उसकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख से एक्सीड नहीं करती थी, पर आज के टाइम पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन अचीविंग द गोल्स ऑफ प्लानिंग वाज अंडरलाइंड बाय क्रेव कमेटी, also called Village and Small Scale Industries Committee in 1955. It underlined the significance of small scale industries in the terms of their 3 principal characteristics as under. क्या देखिए अब इंडस्ट्रीज़ के जो गाइडलाइंस हैं, गोल्स हैं, वो कौन अंडरलाइन करता है, कौन बनाता है? डेट इज़ अ क्रेव कमेटी, जिसे विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी भी कहा जाता है। इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं, मेन प्रिंसिपल जो हम स्टडी करेंगे। डेट इज़ अ SSI इन लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली।
कह कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो लेबर इंटेंसिव होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का यूज़ किया जाना चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो। अब कोई भी इंडस्ट्री उसमें मशीन्स नहीं होनी चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव नहीं होनी चाहिए, बल्कि लेबर इंटेंसिव होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिले, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो लोग जो है अच्छे से काम करेंगे और उन्हें फ्लो ऑफ इनकम भी सोसाइटी में बढ़ेगा। नेक्स्ट इज़ SSI shows location flexibility and is therefore equality oriented, referring to the inter-regional equality। अब जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो तो एक जगह पे इस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है, और वो उसे हम एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं कर सकते, पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो नीड के अकॉर्डिंग जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, उसकी लोकेशन जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि जहाँ पे उसकी ज़रूरत है उसे एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सके, ताकि वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो काम है, वो हर एरिया में उसकी डेवलपमेंट हो सके। थर्ड है SSI नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड इज़ देयरफॉर इक्विटी ओरिएंटेड। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी इन्वेस्टमेंट भी स्मॉल होती है, जिसकी वजह से क्या कि वो मनी ओरिएंटेड होती है, इक्विटी ओरिएंटेड होती है, ताकि सोसाइटी के हर पार्ट के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ साइलेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 to 1990 एंड इट्स ए गुड एंड बैड इफेक्ट। करके अब इसके क्या फ़ीचर्स हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ के, जो 1950 से लेकर 1990 के पीरियड से। अब इसके अच्छे और बुरे इफेक्ट्स हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल फीचर्स के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 to 1990। फर्स्ट वन इज़ अ पब्लिक एंटरप्राइज वर टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके लिए जो पब्लिक एंटरप्राइज है वो मेन रोल जो है प्ले कर रहे हैं। प्राइवेट एंटरप्राइज वर प्ले ओनली सेकेंडरी रोल। जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है वो सेकेंडरी रोल प्ले कर रहे हैं। उन्हें उस टाइम पे अगर उन्हें किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी ने इंडस्ट्रीज़ लगानी है तो उन्हें लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती थी, और गवर्नमेंट जो है लाइसेंसिंग अपनी इच्छा के अनुसार देती थी, ताकि वो लो रीजन में पहले लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करती थी ताकि सोशल जस्टिस जो है उसे फॉलो किया जा सके। प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस्ड ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो प्रोसेस है उसमें इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की तरफ ध्यान दिया गया कि जो प्रोडक्ट्स हम बाहर से मंगवाते हैं, अगर कोई इंडस्ट्री वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है तो उनसे लाइसेंसिंग जो है वो जल्दी मिल जाती थी। एज़ फार एज पॉसिबल डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। प्रोटेक्शन वाज ऑफर्ड थ्रू हैवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट, फिक्सेशन ऑफ इम्पोर्ट क्वार्टर्स एटसेट्रा। क्या है कि अब डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हमने फ़ॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए कुछ जो स्टेप्स है वो उठाए गए, जैसे कि इम्पोर्ट्स, जो बाहर से सामान मंगवाया जा रहा है उस पर हैवी ड्यूटी इम्पोज की गई, ताकि बाहर का सामान जो है डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट जो है वो इम्पोर्टेड गुड्स से कम हो, और इम्पोर्टेड गुड्स की कॉस्ट जो है डोमेस्टिक गुड्स से वो ज़्यादा हो जाए। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्ट कोटास लगाए, कितना अपने माल जो है वो मंगवा सकते हैं। एक्सेसिव जो मटेरियल अगर वो मंगवाते हैं तो उस पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट इज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाज टू बी डेवलप्ड विद अ व्यू ऑफ बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस ऑफ द कंट्री। क्या क्या लार्ज स्केल इंडस्ट्री को इस अकॉर्डिंग डेवलप किया गया था ताकि इंडिया की कंट्री की जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस है उसे भी प्रॉपर्ली डेवलप हो सके। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाज टू बी डेवलप विद अ व्यू ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इस अकॉर्डिंग डेवलप किया गया ताकि पूरी कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो पैदा की जा सकें। अब इसके गुड इफ़ेक्ट्स और बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। गुड इफ़ेक्ट्स ये हैं, इकनॉमिक ग्रोथ गोट अ बिग पुश, मतलब इकनॉमिक जो है वो अच्छे से उसे ग्रो किया। 6% जो एनुअल इंक्रीमेंट हुई। डाइवर्सिफिकेशन आई इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जहाँ पे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो रहे थे वहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड होना शुरू कर दिया और इकॉनमी की डेवलपमेंट हुई। ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोजेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है उसकी डेवलपमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया का वो भी डेवलप करना शुरू हुआ, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट से जो सोशल जस्टिस है उसकी डेवलपमेंट हुई और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की भी अचीवमेंट हुई। बैड इफ़ेक्ट्स क्या हुए, पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली होगी। पब्लिक सेक्टर जो है उन्होंने करप्शन, इनएफिशिएंसी, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट कर लिए, जिसकी वजह से कंट्री में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए और पब्लिक सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा करप्शन जो है वो होनी शुरू हो गई। प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन, ग्रोथ जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री की वो प्रोटेक्शन थी, बट इट फेल टू अचीव इंटरनेशनल। पर उसकी कोई ठीक है क्या डोमेस्टिक इंडस्ट्री की काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, प्रोटेक्शन हुई, ग्रोथ हुई है, पर कहो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वो अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि उनका जो मोनोपोली कंट्रोल था मार्केट पे वो नहीं अचीव कर पाए। सेविंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, जो
rather than generating it through export promotion proved that inefficient policy instrument कि import तो करवा रहे पर export नहीं करे, जिसकी वजह से ये जो instrument है वो inefficient policy बताई गई। इस policy को inefficient बताया गया कि मतलब जो import पे उन्होंने taxes लगाने शुरू कर दिए, जैसे कि फॉरेन करेंसी की जो है वो बाहर जानी शुरू हो गई, पर हम और इंडिया को वर्ल्ड बैंक का स्लेव बना दिया। उनकी बोरिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड बैंक का स्लेव बन गया। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम वी विल डिस्कस इन योर टुमारोज जूम मीटिंग। थैंक यू।